नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की जो रीढ़ है, आत्मा है, संसद, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, सबसे पहले जो संसद है वो इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 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 जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा। ठीक है दोस्तों, यानी पार्लियामेंट शब्द किस भाषा का है? तो फ्रेंच भाषा। संसद या पार्लियामेंट की जो जननी है या माता है, जन्मदात्री है, ये किसे माना जाता है? तो इसे ब्रिटेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रिटेन या इंग्लैंड को संसद की जननी, जन्मदात्री या माता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो संसद भवन है, इस संसद भवन में 144, इस संसद भवन की जो परिधि है, इस परिधि में 144 ग्रेनाइट पत्थर के खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे? 144 ग्रेनाइट पत्थर के खंबे लगे हुए। ठीक है दोस्तों, संसद भवन की जो नींव थी, संसद भवन की नींव एडविन लुट्विन्स व हर्बर्ट बेकर ने रखी थी। किसने रखी थी? एडविन लुट्विन्स व हर्बर्ट बेकर के द्वारा इस संसद भवन की नींव रखी गई थी। संसद भवन का जो उद्घाटन था 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 1927 में। संसद भवन में प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति भी कौन था? लॉर्ड इरविन था, जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट जो शब्द है वो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। इसमें जो संसद भवन की जो परिधि थी वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित थी। संसद भवन की नींव एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा रखी गई थी। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि जो संसद भवन थी, इस संसद भवन में कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भाषण दिया था? यह क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति हुए हैं। कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था? अमेरिका के 4 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संसद भवन में भाषण दिया था। सबसे पहले जो आते हैं वो है डी आइजनहावर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो डी आइजनहावर थे, जिन्होंने 1959 में भारतीय संसद में भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, दूसरे जो अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं वो है जिमी कार्टर। कौन है? जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने 1978 में भाषण दिया था। पहले डी आइजनहावर 1959, दूसरे जिमी कार्टर 1978, तीसरे बिल क्लिंटन जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में
संसद भवन में भाषण दिया था। उसके बाद जो चौथे आते हैं वो आते हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा ने 2010 में संसद भवन में भाषण दिया था। तो अमेरिका के 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चर्चा करें जो संसद है, इस संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के सत्रों की अपन चर्चा करें तो संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं संसद के सत्रों की। संसद के जो सत्र है वो कितने होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला जो सत्र आता है वो आता है बजट सत्र। कौन सा सत्र आता है? बजट सत्र। उसके बाद जो सत्र आता है वो आता है मानसून सत्र, और उसके बाद जो सत्र आता है वो आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संसद के कितने सत्र हैं? तो भारतीय संसद के 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। सबसे पहले अपन चर्चा करें बजट सत्र की। बजट सत्र फरवरी से मार्च के मध्य बजट सत्र का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चर्चा करें मानसून सत्र की। मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य आयोजित किया जाता है। जुलाई से लेकर के मध्य कौन सा सत्र आयोजित किया जाता है? तो मानसून सत्र। फरवरी से मार्च के मध्य कौन सा सत्र आयोजित किया जाता है? तो बजट सत्र। और अपन चर्चा करें तीसरे सत्र शीतकालीन सत्र की, जिसका आयोजन नवंबर माह से लेकर दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सत्र हैं। संसद भवन के कितने सत्र होते हैं? तो कुल 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि जो संसद भवन है, इस संसद के अंग कितने होते हैं और सदन कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करें संसद के अंगों की। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो संसद के अंग 3 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले अगर इसको याद करें तो हो जाएगा, सबसे पहला आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा और तीसरा आता है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सका है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा और तीसरा अंग आता है राष्ट्रपति। जब दोनों सदन किसी बिल को पास कर देते हैं तब ये पास होकर कहा जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर या हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। फिर अपन चर्चा करें कि संसद के सदन कितने होते हैं। तो संसद के सदनों की अपन बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अब अपन विस्तार से चर्चा करेंगे संसद की। जो संसद के 2 प्रमुख अंग जो सदन होते हैं, अंग 3 होते हैं और सदन 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करें सदनों की। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। सबसे पहला आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा। इसको कंपैरिजन में याद करेंगे तो याद करने में आसानी होगा। अगर इसके अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो अनुच्छेद 79 यानी संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 में यह कहा गया कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसको अपन याद करें तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है सरल, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो
अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करें, जो इंपॉर्टेंट सदन आता है वो आता है लोकसभा और दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें किया गया है? 80 में इसका उल्लेख किया गया है। और लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, 79 में संसद का, फिर 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब अपन क्वेश्चन की चर्चा करें कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं। फिर अपन चर्चा करें कि इस संसद की जो लोकसभा थी, इसकी बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा संविधान जो लोकसभा थी इसकी प्रथम बैठक हुई थी। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि जब संसद जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा 2 प्रकार से कार्य करती थी, एक संविधान सभा के रूप में और दूसरा संसद के रूप में। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब संसद के रूप में कार्य करती या लोकसभा के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी। ये लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें कि जो लोकसभा है इसे क्या क्या कहा जाता है। तो इसके उपनामों की अपन चर्चा करें तो लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोगों का सदन। लोक मतलब लोग, लोगों का सदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवाओं का सदन भी कहते हैं। ये अस्थायी सदन है। क्या है ये? अस्थायी सदन है। इसके अलावा इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोगों का सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है। फिर अपन चर्चा करें राज्यसभा की। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके बाद इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसे बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं, या इसे बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं, स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्यों का सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन, द्वितीय सदन, बुजुर्गों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन और राज्यों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे द्वितीय सदन, बुजुर्गों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, राज्यों का सदन, जबकि लोकसभा को लोगों का सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चर्चा करें कि जो राज्यसभा है इसकी क्या क्या योग्यता होती है, लोकसभा की क्या योग्यता होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं योग्यता की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। फिर अपन चर्चा करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। कितनी होगी? 30 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए,
न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी योग्यताएं इसमें शामिल की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो योग्यता आती है वो आती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें इसकी सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या की बात करें तो एक आती है अधिकतम सदस्य संख्या और एक आती है वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो है 552। कितनी है? 552 है। जबकि वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 543। कितनी है? 543। अब 552 सदस्य संख्या है, इसमें से 530 तो कहां से आते हैं? राज्य से आते हैं। कितने आते हैं? 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जबकि 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो है 550। ध्यान रखना, वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। पहले 552 थी, वर्तमान में 550 है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 543। अब 543 कैसे? तो 543 में 524 तो होती है राज्यों से और 19 आती है केंद्र शासित प्रदेशों से। पहले 13 होती थी। कितनी होती थी? पहले 13 होती थी। यानी 530 तो कहां से? राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन होते थे, पहले होते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन था इसको हटा दिया गया। जो केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य आते थे, इनमें 6 सदस्य जोड़ दिए गए। यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य और लद्दाख से 1 सदस्य निर्वाचित होता है। तो इससे सदस्य संख्या बढ़कर 13 से कितनी हो गई? 19 हो गई। और जो राज्य से 530 सदस्य आते थे, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 6 सदस्यों की इसमें क्या हो गई थी? कमी हो गई। तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 524 प्लस 19, यानी कि 543 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में कार्यरत है। फिर अपन चर्चा करें राज्यसभा की। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो है 250 और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 245 है। 250 अधिकतम सदस्य संख्या है, यानी 233 सदस्य तो राज्य से आते हैं और 12 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, जो सामाजिक कार्य है इनके क्षेत्र में इनको मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। वर्तमान में 245 सदस्य, वर्तमान में कितने सदस्य? 245 सदस्य, यानी 233 राज्यों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा, कुल अधिकतम 250 मतलब 238 सदस्य तो राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में पूछे तो 250, वर्तमान राज्यसभा में सदस्य संख्या 245, 233 राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये हुई सदस्य संख्या की बात। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 पहले थी, वर्तमान में 550। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 543, जिसमें 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सदस्य संख्या की बात, योग्यता की बात। फिर अपन चर्चा करें योग्यता के बाद क्या होते हैं? इनके चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे, यानी जिसमें जिन चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता स्वयं वोट करती है, वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जबकि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं।
यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है, जबकि जनता के द्वारा लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है। ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें कि चुनाव हो गए, चुनाव के बाद सबसे पहला काम क्या होता है। चुनाव के में जो भारतीय संविधान है, इसमें एक सिस्टम अपनाया गया है कि अग्रता ही विजेता, फर्स्ट एंड फास्ट, अग्रता ही विजेता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा, विजय होगा। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, अग्रता ही विजेता का सिस्टम भारतीय संविधान में अपनाया गया है। उसके बाद चुनाव के बाद सबसे पहला काम होता है शपथ का। क्या होता है, शपथ का। इसके राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर सदन के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो संसद के सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। जब नया लोकसभा अध्यक्ष आ जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों को दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि शपथ के बाद क्या होता है, इसका कार्यकाल। अब कार्यकाल इनका कितने वर्ष होगा, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अस्थायी होता है, अस्थायी या 5 वर्ष। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि जब तक सदन में बहुमत है तब तक लोकसभा बनी रहती है, अधिकतम 5 वर्ष तक बनी रह सकती है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या अस्थायी होता है, जब तक बहुमत है तब तक चलती रहती है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है, स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य, यानी 2 वर्ष से 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह थी इनके कार्यकाल की बात। लोकसभा कार्यकाल अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा कार्यकाल स्थायी होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर अपन चर्चा करें इस लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक उस सदन में उनका बहुमत है। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद अपन चर्चा करें कार्यकाल के बाद बात आती है त्यागपत्र की। संसद के यानी लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो संसद के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। किसको देते हैं, सभापति को देते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये इनका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा कार्यकाल स्थायी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि सभापति कौन होता है, देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं अब जो राज्यसभा होती है, जो लोकसभा होती है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बैठकों की अपन चर्चा करें
बैठक जो होती है, इन बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति करता है। कौन करता है? सभापति करता है। जब स्पीकर अनुपस्थित हो तो उनकी जगह उपाध्यक्ष लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है वो इन बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित हो तो इनकी जगह उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर अपन चर्चा करें कि बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होगी, कि कितने सदस्य मिनिमम होंगे तब बैठक बुलाई जाती। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग 1/10 इनकी गणपूर्ति होती है। जैसे 543 सदस्य हैं तो मिनिमम 54 सदस्यों होने पर ही बैठक बुलाई जाएगी। और राज्यसभा की भी 1/10 बहुमत के आधार पर ही इसकी गणपूर्ति होगी। यानी 245 है, यानी 25 सदस्य मिनिमम होंगे तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा में 54 सदस्य मिनिमम होंगे तो लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का चुनाव किस तरह होता है? अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से लोकसभा एक स्पीकर चुनते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष को चुनते हैं। इसको शपथ नहीं दिलाई जाती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। यानी लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, दोबारा वो शपथ नहीं लेता। जबकि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो शपथ नहीं लेता, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जबकि राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन थे। ठीक है दोस्तों, जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि जो लोकसभा होती है इसमें क्या क्या विशेषाधिकार है, क्या क्या इनको शक्तियां प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब जो अध्यक्ष होता है उसका क्या कार्य होता है और जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करें लोकसभा स्पीकर की। लोकसभा स्पीकर के बारे में मैंने बताया कि ये इसको शपथ नहीं दिलाई जाती, ये लोकसभा के सदस्यों ही अपने में से एक को स्पीकर चुनते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर मत बराबर होने पर, यानी कहने का मतलब 50-50 होने पर स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णायक मत देने का अधिकारी कौन होता है? स्पीकर होता है। तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? स्पीकर करता है। उसी प्रकार राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता सभापति करता है, निर्णायक मत देता है। दूसरी बात, स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में ही रखा जाता है। ध्यान रखना, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, या तो संशोधन सहित या
संशोधन करती है तो राज्य लोकसभा को ये पावर है कि उस संशोधन को माने या न माने। अगर राज्यसभा धन विधेयक को नहीं भेजती है तो स्वतः ही धन विधेयक पारित हो जाता है। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें जो लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। निर्णायक मत की अपन ने चर्चा कर ली। लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक के बारे में चर्चा की थी। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। इस प्रथम बैठक में उसके बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो प्रथम लोकसभा चुनाव के समय 489 सीटें थी। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा की प्रथम सीटें कितनी थी? 489 सीटें थी, जिसमें से 364 सीटें तो मिली थी कांग्रेस को। किसको मिली? कांग्रेस को मिली। उसके बाद जो 16 सीटें थी वो मिली थी भाकपा को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, जो भाकपा थी इसको 16 सीटें मिली, 364 सीटें कांग्रेस को मिली। प्रथम लोकसभा चुनाव 489 सीटों के लिए लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत न्यूनतम 15% से अधिक जो मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ठीक है दोस्तों, कुल लोकसभा सीटों की 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, इन 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है राज्यसभा को क्या क्या पावर प्राप्त है। तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का किस सूची के विषय को? राज्य सूची के विषय को। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है। अखिल जो भारतीय सेवाएं हैं, IPS, IAS, IFS, इन अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन अनुच्छेद 312 के तहत कौन करती है? राज्यसभा करती है। ये पावर स्पेशल राज्यसभा को दिया गया है। ठीक है, अगर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको हटाने का संबंधी पावर लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए सबसे पहले पहल कौन करती है? राज्यसभा करती है। ठीक है, कौन करती है? राज्यसभा करती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं प्रथम सभापति। अपन ने चर्चा की राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति राधा कृष्ण थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अब अपन चर्चा करते हैं प्रथम उपसभापति। प्रथम उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव। ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र सभापति थे डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान से कौन थे? डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत, जो देश के क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के एकमात्र व प्रथम उप जो सभापति वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। उसके बाद एकमात्र राजस्थानी उपसभापति थे रामनिवास मिर्धा। राजस्थान के एकमात्र सभापति तो थे भैरव सिंह शेखावत।
राज्यसभा के एकमात्र उपसभापति थे राजस्थान से, वो थे रामनिवास मिर्धा, जो राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर अपन चर्चा करें, सबसे लंबा कार्यकाल वाली उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला। सबसे लंबा कार्यकाल वाली उपसभापति कौन थी? नजमा हेपतुल्ला थी। प्रथम महिला उपसभापति भी कौन थी? नजमा हेपतुल्ला। फिर अपन चर्चा करें कि लोकसभा में अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव था वो 27 बार लाया जा चुका है। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू के समय जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, 15 बार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके समय लाया गया? इंदिरा गांधी के समय। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। फिर अपन चर्चा करें कि जो राज्यसभा है इसमें 12 सदस्यों का चुनाव, जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इम्पोर्टेंट संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बच जाते हैं वो है, 2 शब्द आते हैं, एक आता है प्रश्नकाल और एक आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और एक होता है शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल जो देन है वो ब्रिटेन के संविधान की देन है, जबकि जो शून्यकाल देन है विश्व की वो भारत को देन है। भारत की देन है क्या है? शून्यकाल। और जो प्रश्नकाल वो किसकी देन है? वो है ब्रिटेन की देन है। ठीक है दोस्तों, अब जो शून्यकाल होता है वो शून्यकाल से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, प्रश्नकाल से संबंधित क्या प्रावधान है। तो संसद का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है, जिसका समय 11 से लेकर 12 तक होता है। जबकि संसद का दूसरा घंटा 12 से 1 शून्यकाल कहलाता है, जिसका समय 12 से 1 होता है। संसद का प्रथम घंटा 11 से 12 का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल। संसद का दूसरा घंटा शून्यकाल कहलाता है, जिसका समय 12 से 1 होता है। शून्यकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पकालीन प्रश्न। तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, जबकि अतारांकित का जवाब लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, शून्यकाल संसद का दूसरा घंटा होता है। शून्यकाल का उल्लेख भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं था। ये पूरक सूचना, इसमें क्या होता है शून्यकाल में, इसमें किसी पूरक सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी लोकसभा और राज्यसभा की बेसिक जानकारी। इसके बारे में आपको कक्षा कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।